तो अपने पहला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। और पहले चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये देखो, वास्तविक संख्याएं। पहले ये बताओ मेरे को, दुनिया में जो संख्याएं होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वास्तविक और तो पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती है बेटा। एक तो होती है वास्तविक, क्या होती है? और दूसरी होती है काल्पनिक। कौन से प्रकार की होती है? काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, पहले ये पढ़ लो। देखो, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो वास्तविक होती है और कुछ होती है काल्पनिक। वास्तविक कौन सी होती है? आपने जितनी भी संख्याएं आज तक पढ़ी है ना, जितनी भी पढ़ी है वो सारी वास्तविक ही पढ़ी है। आपने काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है? जो हकीकत में होती नहीं है, बस हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और वो हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास में। कौन सी क्लास में? अब 11वीं क्लास में अगर आप मैथ लोगे तो आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बायोलॉजी या आर्ट्स ले लोगे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल बेटा 2 भी होता है, 4 का वर्गमूल -2 भी होता है, दोनों होते हैं। 4 का वर्गमूल 2 भी होता है और -2 भी होता है। क्यों होता है? इसका रीजन ये है क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और -2 का वर्ग भी क्या होता है? 4 होता है। 2 का वर्ग भी 4 होता है, -2 का वर्ग भी 4 होता है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए 4 के वर्गमूल दोनों होते हैं, 2 भी होता है और -2 भी होता है। लेकिन अगर -4 आ जाए तो इसका वर्गमूल क्या होता है? -4 का वर्गमूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रीजन पता है? 2 का वर्ग क्या होता है? -2 का वर्ग भी क्या होता है? मतलब अगर इसका वर्गमूल निकालना है ना तो आपको ये देखना पड़ेगा ये वर्ग किसका है। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 4 और किसका वर्ग होता है? -2 का। इसलिए 4 के वर्गमूल ये दोनों होते हैं। अगर -4 का वर्गमूल देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा किसका वर्ग करें तो -4 आए, किसका वर्ग करें तो -4 आए। जैसे 2 का वर्ग करने से क्या आता है? 4, और -2 का वर्ग करने से भी क्या आता है? 4। तो किसका वर्ग करें -4 आता है? किसी का वर्ग करने से आता है -4। 2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? और -2 का वर्ग करोगे तो किसी का वर्ग -4 नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया किसी का भी वर्ग -4 नहीं होता है, ये जगह हमेशा खाली रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि -4 का वर्गमूल नहीं होता है। और जो चीज दुनिया में होती नहीं है उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो ये ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाली संख्या आ जाए तो वो काल्पनिक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है ये? फिर भी आपको बता देता हूँ, ये जो काल्पनिक संख्याएं होती है ओनली फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, 10वीं क्लास में ये कहीं सिलेबस में नहीं है आपके। ये 11वीं क्लास की बात है, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये जो रूट के अंदर -1 आता है ना, रूट में वैसे रूट के अंदर 1 आ जाए तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। और रूट के अंदर 1 आ जाए तो इसका मान -1 भी होता है। नॉर्मली अपने 1 ही लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉर्मली अपने 1 ही लेते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 होता है, -1 का वर्ग भी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन रूट में अगर -1 आ जाए तो ये एक काल्पनिक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है ये? काल्पनिक संख्या होती है। और रूट में -1 आ जाए इसको एक ऐसे आई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? ये 11वीं क्लास की बात है। इस आई का पूरा नाम होता है आयोटा। क्या नाम होता है इसका? आयोटा। तो रूट में -1 आ जाए इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अब जैसे मान लो रूट के अंदर -4 आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? रूट के अंदर -1 गुणा 4। -1 का 4 से गुणा क्या होगा बताओ? क्या होगा? -4 होगा।
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में -1 अलग, रूट में 4 अलग, लिख सकते हैं ना। आपको ये तो पता ही होगा, रूट के अंदर अगर मान लो 2 गुणा 4 है तो क्या आप इसको √2 गुणा √4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, रूट अलग अलग लगा सकते हैं। तो रूट मैंने अलग अलग लगा दिया। अब रूट में जो -1 होता है इसको हमने क्या बोला था? आयोटा। तो इसकी जगह तो आ जाएगा आयोटा, क्या आ जाएगा? और 4 का वर्गमूल क्या था? वही पहले 2 और -2 दोनों थे, तो मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं, +-2। 4 का वर्गमूल क्या बताया था मैंने? यहाँ पे 2 भी बताया था, और तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। और ये आई किसकी जगह है? माइनस, रूट माइनस से, इसको आई नहीं बोलते, आयोटा बोलते, इसको क्या बोलते हैं? तो आज से कोई आपसे अगर पूछ ही ले कि रूट के अंदर -4 आ जाए तो इसका मान क्या होता है, तो आप बोलोगे +-2 आयोटा। क्या बोलोगे? तो इसी तर्ज पे बताओ, -9 का वर्गमूल क्या होगा? +-3 आयोटा। क्लियर है ये बात? ये तो थी काल्पनिक संख्याओं की बात। ये इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना होगा अगर आप 11वीं क्लास से मैथ लोगे तो। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, जिस पे आधारित अपना पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम यही है, वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। सेकंड चालू है क्या इसमें? ठीक है। वास्तविक संख्याएं फिर बेटा आगे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बता सकते हो? कौन सी होती है बताओ? परिमेय और दुनिया में 2 ही तरह की संख्याएं होती है। वास्तविक की बात करें तो एक तो होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। यह हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ी है पर इस चैप्टर में है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। एक परिमेय संख्याएं होती है और एक कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है? परिमेय बताओ पहले कौन सी होती है? जिनको P/Q के रूप में लिख सके, यानी जिनको बट्टे में लिख सके, वो कौन सी होती है? परिमेय होती है। कौन सी होती है? और जिनको बट्टे में ना लिख सके वो अपरिमेय होती है। अब ये आगे कई प्रकार की होती है। परिमेय जो होती है इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इनको बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते। बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, समझ गए? इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। इनको बट्टे के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, क्या रीजन है, कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय संख्याओं में आगे कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, या कई इसको प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, या प्राकृत संख्या। इसको लिखा जाता है बेटा कैपिटल N से। किससे लिखा जाता है? कैपिटल N से, यानी नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? कौन सी होती है प्राकृत संख्या, बता सकते हो? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 से लेकर कहां तक जारी रहती है? ये अनंत तक कंटिन्यू जारी रहती है। ये प्राकृत संख्याओं के बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी आती है? पूर्ण संख्याएं। इनको W के द्वारा लिखा जाता है, होल नंबर्स बोलते हैं इनको। इसमें 0 और शामिल कर दिया जाता है, बाकी तो होती है, इसमें 0 और शामिल कर दिया जाता है। और पूर्ण के बाद में आती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स जिनको बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। इन्हें Z के द्वारा लिखा, इनका शॉर्ट नेम है ये। गणित के अंदर N का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। क्या मतलब होता है? प्राकृत संख्याएं। W का मतलब होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। और Z का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो ये सारी आ गई प्लस वाली, इसमें माइनस वाली और शामिल कर दो, मतलब 0 तो होगा ही होगा, +-1 +-2 +-3 ऐसे +- इनफाइनाइट तक। मतलब ये माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी, अनंत तक कंटिन्यू जारी। ठीक है। पूर्णांक के बाद में कुछ बट्टा वाली संख्याएं और आ जाती है।
बट्टा वाली फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/3 या 0.6, 0.7, 0.777 पॉइंट के बाद रिपीट होने वाली, या ऐसे आ जाए 0.333 रिपीट होनी चाहिए तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर रिपीट नहीं हो रही है पॉइंट के बाद और भाग रुक भी नहीं रहा है तो फिर वो अपरिमेय होती है। मैं अलग से बताऊंगा आपको। या ऐसे आ जाए 0.67676767, हर बार 676767 आ रहा है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ये जितनी भी मैंने लिखी है ना सारी परिमेय। अब कोई आपको कह दे कि 4 किस प्रकार की संख्या है, तो 4 देखो कितने प्रकार के, 4 पूर्णांकों में भी आता है कि नहीं आता, पूर्ण संख्याओं में भी आता है, प्राकृत संख्याओं में भी आता है, और ये सारी परिमेय संख्याओं में भी आती है। अब कोई ये कह दे कि 4 परिमेय संख्या होती है क्या, तो बताओ क्या बताओगे? होती है। 4 प्राकृत होती है, पूर्ण होती है, पूर्णांक होती है, परिमेय संख्या भी होती है। 0 के बारे में क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। ये 0 प्लस की होती है या माइनस की होती है? दोनों की होती है, दोनों की नहीं होती है। ये 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये बात आज से ध्यान रखना। गिना धनात्मक संख्याओं में जाता है। नॉर्मली अगर बात करें 0 ना धनात्मक होता और ना ऋणात्मक होता, लेकिन 0 धनात्मक संख्याओं में गिना जाता है। अब आप ये कहेंगे फिर ये धनात्मक में क्यों गिना जाता है? ये धनात्मक नहीं होता है। जो संख्या धनात्मक होती है ना उसका ऋणात्मक भी होता है। जैसे 4 धनात्मक संख्या है तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? -4 ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि 4 इसका धनात्मक है। अब 0 का ऋणात्मक नहीं होता, इसका मतलब ये धनात्मक नहीं होता। 0 का ऋणात्मक कौन सी संख्या होती है? -0 तो कोई होता ही नहीं, क्या होता है -0। अब 0 का ऋणात्मक नहीं होता, इसका मतलब ये धनात्मक भी नहीं होता। तो फिर ये क्या है? ये बीच की संख्या उदासीन है, ना ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक है। आप ये कह सकते हो ये ऋणात्मक नहीं है। क्या नहीं है? ये ऋणात्मक नहीं है, ना ये धनात्मक है। तो 0 के लिए वैसे आप नॉर्मली ये कह सकते हो 0 एक तरीके से उदासीन होता है, ना ये प्लस में होता ना माइनस में होता, ये बीच में होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा 0 की खोज भारत ने की थी, आर्यभट्ट ने। 0 की खोज किसने की थी? जिसके नाम पे पहला उपग्रह भी छोड़ा गया था, आर्यभट्ट। तो 0 इंडिया की खोज है और इंडिया ने ऐसा दिया जो ना प्लस का ना माइनस का। ठीक है ना? तो ये बात थी आपकी परिमेय संख्याओं की। एक बार इतना उतारिए। हाँ, अब एक चीज इसमें रह गई थी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिनको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय का मतलब होता है जिनको बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट के बाद में ऐसी संख्याएं आ जाए जो रिपीट भी ना हो और रुके भी ना। रिपीट होगी वो तो क्या हो जाएगी? परिमेय। जैसे मान लो ऐसे रिपीट होने लग गई 0.3333, तो ये तो हो जाएगी परिमेय। इसको बट्टे में लिख सकते हैं। आपने 9वीं क्लास में ऐसा सवाल किया भी होगा। इसको बट्टे में लिख सकते हैं, बराबर में x मान के फिर 10 का गुणा करते हैं, उसके बाद वो 10 इधर लेके आते हैं, ऐसे करके किया है ना आपने एक सवाल। तो ये वही सवाल है, इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं हम। 10वीं 9वीं क्लास में किया हमने। लेकिन अगर ऐसी संख्याएं आ जाए 0.1 2 3 4 5 6 7, रिपीट भी नहीं हो रही रुक भी नहीं रही, ऐसी संख्या अपरिमेय होगी। या 0.2 3 1 3 5 7 9 7 2 3, ऐसे पॉइंटों में अलग अलग आए, बार बार रुके भी ना। अगर रुक गई, ये ध्यान रखना, 0.6789 रुक गई, ये परिमेय होगी। कौन सी होगी? क्योंकि आपको पता है 0.6789 का पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट की जगह क्या लग जाएगा? 1, और आगे 0 कितने आएंगे? तो ये तो बट्टे में होगी। तो बट्टे में होगी तो ये परिमेय। इसको बट्टे में नहीं लिख सकते आप, कैसे भी करके नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका 9वीं क्लास में एक सवाल है, शायद पहले या दूसरे चैप्टर में है, उसमें है इसको लिखने का तरीका। इनको किसी भी तरीके से बट्टे में नहीं लिख सकते। या पाई का मान, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कौन सी संख्या होती है?
अप्रिमेय संख्या। क्यों होती है आपको बता दूं, क्योंकि जो पाई का मान होता है ना 3.143 आगे ये पॉइंटों में रुकता नहीं है कभी भी। पाई का मान पॉइंटों में हम 3.14 लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। आप घर जाके गूगल पे सर्च करना पाई का मान क्या होता है, पॉइंटों के बाद में इतने अंक मिलेंगे, इतने अंक मिलेंगे जिससे पूरी पृथ्वी को भर सकते हैं। पॉइंटों के बाद वो अंक नहीं खत्म होते, इतना पाई का मान होता है। लेकिन हाँ, लगभग पाई का मान किसके बराबर होता है, लगभग किसके बराबर होता है, 3.14 के। पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता 3.14, ये लगभग पाई का मान 3.14 के बराबर होता है। एग्जैक्ट तो आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया। इतने इतने बड़े सुपर कंप्यूटर हो गए, पाई का मान नहीं निकाल सका कोई आज तक एग्जैक्ट कितना होता है। क्यों, पॉइंटों के बाद में रुकता ही नहीं, इसका मान बताएं क्या। तो पॉइंटों के बाद नहीं रुकता है, इसीलिए पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। लेकिन आपने ये भी सुना होगा पाई का मान 22/7 होता है, सुना है क्या, नहीं होता है 22/7, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, ये इसके लगभग बराबर होता है, ये बराबर का निशान है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, एग्जैक्ट एकदम बराबर 22/7 के नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है जब आप, अच्छा एक चीज और बताऊं बीच में, 22/7 परिमेय संख्या है। ये पाई का मान जो लगभग 22/7 है, इसमें पाई अपरिमेय, ध्यान करना, और 22/7 परिमेय। अब आप कहोगे ये कैसे, ये होता है कैसे, सुनो। आप मोबाइल में या अभी करके देख लेना, 22 में 7 का भाग दोगे, 22 में 7 का भाग दोगे 3.147392 दोनों, ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे करके भाग बंद हो जाएगा। मैं अंदाजे से लिख रहा हूं एक बार, बाकी आप देख के देख लेना। 22 में 7 का भाग दोगे, पॉइंट के कुछ स्थानों बाद भाग पूरा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और पाई का 3.147392579432 ऐसे चलता ही जाएगा। लेकिन अब तुम देखो कि दोनों लगभग शुरू में सेम है कि नहीं है। आप देखना, गूगल करना पाई का मान 3.14 से आगे बहुत सारे अंक मिलेंगे। 22 में 7 का भाग देना, 6-7 स्थान के बाद में भाग रुक जाएगा। अब भाग रुक गया तो वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी। कौन सी होगी, तो ये तो परिमेय होती है और ये अपरिमेय होती है। फिर पाई का मान 22/7 क्यों लेते हैं, क्योंकि लगभग बराबर है। लगभग क्या है, दोनों बराबर है, इसीलिए पाई का मान 22/7 लिया जाता है। लेकिन पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं होता है, ये ध्यान कर लेना। समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत इसमें। तो 22/7 क्या है, परिमेय, और पाई क्या है, तो ये संख्या अपरिमेय होती है। पाई भी अपरिमेय है, पॉइंटों के बाद में कोई चीज रुके ना तो वो भी अपरिमेय है। इसके अलावा अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, चाहे कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए रूट के अंदर, जैसे 2, रूट के अंदर 3, अभाज्य तो समझते होंगे। अभाज्य कौन सी होती है, कौन सी होती है अभाज्य, जिसमें खुद के अलावा या एक के अलावा और किसी का भाग न जाए। जैसे 2 में 2 का जाता है या 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता, 3 में 3 का जाता है और किसी का नहीं जाता। और बताओ ऐसी संख्याएं, 5 और उसके बाद 11 और। अगर इनके ऊपर आपने रूट लगा दिया तो ये सारी की सारी अपरिमेय बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, ये अपरिमेय क्यों होती है, क्योंकि जब हम रूट 2 का मान निकालेंगे 1.414 करके आगे पॉइंटों में आएगा और कभी रुकेगा भी नहीं। रूट 2 का मान लगभग तो कितना होता है, 1.414। रूट 3 का मान 1.732 होता है, ये लगभग होता है। बाकी रूट 2 का मान आप निकालोगे पॉइंटों में रुकेगा ही नहीं कभी, और जब रुकेगा नहीं तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो इसीलिए रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। और इस चैप्टर में हम ये चीज सिद्ध भी करेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, आप 1.2 का पहला सवाल देखो, वहां ये सिद्ध किया हुआ है कि सिद्ध करो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आज हम इस चैप्टर में सिद्ध भी करेंगे रूट 5 अपरिमेय संख्या कैसे होती है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, उतार लो।